Hello 10th class. We are reading chapter 3 of history, that is nationalism in India. और अभी तक हमने सत्याग्रह मूवमेंट के बारे में पढ़ा, उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा और लास्ट पार्ट में हमने कंप्लीट किया था कि कौन कौन से स्ट्रैंड थे इस मूवमेंट में, यानी कहाँ कहाँ ये जो मूवमेंट है देश में कहाँ कहाँ फैला। और लास्ट हमने जो कंप्लीट किया था वो था प्लांटेशन वर्कर्स के बारे में। और अब नेक्स्ट पैराग्राफ जो है मैं रीड आउट करने जा रही हूँ, प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली। The vision of these movements were not defined by Congress program. They interpreted the term Swaraj in their own ways. कहता है कि जो कांग्रेस चाहती थी लोगों से कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वैसे इंटरप्रेट करे, लेकिन वैसा नहीं हो रहा था। जो वायलेंस है वो आ रहा था कहीं ना कहीं आम जनता में। तो हो क्या रहा था, they interpreted the term Swaraj in their own ways, imagining to be a time when all sufferings and troubles would be over. वो स्वराज को अपनी तरह से देख रहे थे और उन्हें लग रहा था स्वराज वो टाइम है कि जब उनके सारे दुख और तकलीफ़ें जो हैं ख़त्म हो जाएंगी। Yet, when the tribal chanted Gandhiji's name and raised slogan demanding Swatantra Bharat, they were also emotionally relating to an all-Indian agitation. वो हमेशा महात्मा गांधी में बहुत विश्वास रखते थे और ट्राइबल पीपल स्पेशली, और वो कहते थे, वो स्लोगन के साथ चलते थे स्वतंत्र भारत, और इमोशनली वो बहुत ज़्यादा रिलेट्स थे महात्मा गांधी से और देश से। व्हेन दे एक्टेड इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी और लिंक्ड देयर मूवमेंट टू दैट कांग्रेस, दे वर आइडेंटिफाइंग विद द मूवमेंट विच वेंट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ देयर इमीडिएट लोकेलिटी। अब वो नाम से तो महात्मा गांधी के और कांग्रेस से कर रहे थे, बट होने क्या लगा था, वायलेंस होने लगा था अलग अलग जगह। ये चोरी चोरा की घटना जो है उसमें बाज़ार में वायलेंट क्लैश हुआ था पुलिस के साथ लोगों का, और उसी की ये पिक्चर है। और इसीलिए जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया, क्योंकि इसने टर्न ले लिया था वायलेंस का। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टुवार्ड्स सिविल डिसओबीडियंस। अब ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है आगे चलकर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कैसे एग्जिस्टेंस में आया वो हम इस पैराग्राफ में रीड आउट करेंगे। In February 1922, Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement. He felt the movement was turning violent in many places and satyagrahis needed to be properly trained before they would be ready for mass struggles. अब 1922 में महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि वो विड्रॉ कर लेंगे ये मूवमेंट, क्योंकि उन्हें लगा कि ये जो बहुत सारे प्लेसेस पे ये वायलेंट हो रहा है, लोग मार रहे हैं, हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं, और महात्मा गांधी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। और अब वो चाहते थे एक नया मूवमेंट शुरू किया जाए जिससे कि जिसमें हम ट्रेन करें लोगों को कि किस तरह से हमें क्या लेकर चलना है अपने दिमाग में, नॉन वायलेंस को हमने नहीं छोड़ना है। तो इसीलिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक नया मूवमेंट। With the Congress, some leaders were by now tried of mass struggles and wanted to participate in election to the provincial council that had been set up by the government of India Act of 1919. But कांग्रेस के लीडर्स में ही थोड़ा सा मैं कहूँगी कहीं ना कहीं उनमें मतभेद था, क्योंकि कांग्रेस के कुछ लीडर्स चाहते थे कि हम काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, लेकिन महात्मा गांधी ने बिल्कुल मना किया था कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो कुछ लीडर्स का मानना था कि अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हम जो है अंग्रेज़ों को अपनी बात ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा पाएंगे, हम अपने कानून के बारे में और अपने जो भी सरकमस्टांसेस हैं उनके बारे में ज़्यादा खुलकर बोल पाएंगे उन काउंसिल्स में, अगर हम इलेक्शन में चुने जाते हैं तो। बट महात्मा गांधी जैसे लीडर्स ने बिल्कुल मना कर दिया था कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना। तो ऐसे ही जो लीडर्स थे जो दूसरे व्यूज़ रखते थे वो फेड अप हो रहे थे कहीं ना कहीं। विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स वर नाउ टायर्ड, आई हैव ऑलरेडी रेड दिस लाइन, and next they felt that it was important to oppose British policies within the council and argue for reform and also demonstrate these councils were not truly democratic. वो कहते थे कि काउंसिल्स में ब्रिटिश पॉलिसीज़ को अपोज़ करना
और आर्ग्यू करना उनसे रिफ़ॉर्म के लिए, सुधार के लिए उनसे आर्ग्यूमेंट्स करना ज़्यादा ठीक रहेगा बजाय कि इन नेशनल मूवमेंट से। C.R. Das and Motilal Nehru formed a Swaraj Party within the Congress to argue for a return to council politics. अब ये जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के उस टाइम के, C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, और इन दोनों ने डिसाइड किया कि वो एक और पार्टी बनाएंगे जिसका नाम है स्वराज पार्टी, जो होगी तो कांग्रेस के अंडर ही, लेकिन उसमें वो सभी लीडर्स जो हैं शामिल होंगे जो कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। बट यंगर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस pressed for more radical mass agitation and for full independence. बट जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो हैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ थे। उन्होंने कहा कि हम जो है ऐसे इंडिपेंडेंस, हम पूरी इंडिपेंडेंस लेकर ही मानेंगे, हम जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से होगा क्या कि काउंसिल में हो सकता है हमारी 1 या 2 डिमांड मान ली जाए, बट नहीं, हम पूरे देश को स्वतंत्रता दिलवाना चाहते हैं, फुल इंडिपेंडेंस चाहते थे। ऐसे नेता यंग लीडर्स कौन कौन से थे? जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। इन सच अ सिचुएशन फॉर इंटरनल डिबेट एंड dissension of two factors against shaped Indian politics towards the late 1920s. The first was the effect of worldwide economic depression. अब ये जो टाइम था 1920s के आसपास का या 1930s के आसपास का मैं कहूँगी, ये टाइम पूरे देश में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था। इकोनॉमिक डिप्रेशन का मतलब है पूरे देश में ही कि इकॉनमी जो है वो हिल गई थी। हम किसी भी देश की बात करें तो अब हम इंडिया में देखते हैं इसके क्या असर हुआ इसका। एग्रीकल्चरल प्राइजेस बिगिन टू फॉल फ्रॉम 1926 1926 तक आते आते जो एग्रीकल्चरल प्राइजेस थे, जो भी क्रॉप के जो प्राइजेस थे वो बहुत ज़्यादा गिर गए थे एंड कोलैप्स्ड आफ्टर 1930। और 1930 में बिल्कुल ही बुरा हाल हो गया था देश में, कोलैप्स कर गए थे सारी फसलें और सारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल गुड फेल एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइन, क्योंकि इनकी डिमांड और सप्लाई जो है, एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन कर गया था और इनकी डिमांड भी डिक्लाइन कर गई थी। पीजेंट फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट एंड पे देयर रेवेन्यू। अब जो है प्राइजेस तो फॉल कर रहे थे बट पीजेंट्स को रेवेन्यू उतना ही देना था, तो पीजेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था कि वो अपनी फसलों को बेचें कैसे, प्लस उनका जो रेवेन्यू है वो कैसे पे करें। ये बहुत मुश्किल था उस टाइम पीजेंट्स के लिए। बाय 1930 द कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल। तो 1930 तक अगर हम देखें तो जो कंट्री साइड था, गाँव में जो माहौल था वो असहनीय था। Against the background of new Tory government in Britain constituted a statutory commission under Sir John Simon। तभी अब इंडिया में तो ये सब हो रहा था कि इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था, किसान बहुत दुखी थे। अब ब्रिटेन में क्या हो रहा था, ब्रिटेन में एक गवर्नमेंट ने सेटअप की एक कमीशन। वो जो कमीशन थी अंडर थी सर जॉन साइमन के, मतलब इनके हेड थे इस कमीशन के सर जॉन साइमन। सेटअप इन रिस्पॉन्स टू नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब ब्रिटेन को पता था कि इंडिया में नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा है और ब्रिटेन चाहता था कैसे भी करके इंडिया जो है उसके अंडर ही रहे। तो इस जो कमीशन में काफ़ी सारे ऐसे सजेशंस थे, काफ़ी सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल जो है सजेशंस थे कि जिससे हाँ इंडियन जो है सेटिस्फाई हो जाए कहीं ना कहीं। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इसमें एक भी इंडियन नहीं था। सेटअप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट द कमीशन वॉज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। ये जो कमीशन थी इसलिए सेटअप की गई थी ताकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो है दोबारा से देखा जाए और उसमें सजेस्टेड चेंजेस किए जाएं। द प्रॉब्लम वॉज दैट कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, दे वर ऑल ब्रिटिश। तो कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था और सारे मेंबर्स कौन थे? ब्रिटिशर्स। When the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan "Go back, Simon." जब ये साइमन कमीशन फाइनली ब्रिटेन में हुआ सब कुछ,
उसके बाद जब ये साइमन कमीशन पूरा जो है अराइव हुआ इंडिया में 1928 में, आपको ये डेट याद रखनी है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 में। और इसका जो मैं कहूँ स्वागत है वो स्लोगन्स के साथ हुआ। स्लोगन्स क्या थे? गो बैक साइमन, कि साइमन वापस जाओ, इस तरह के स्लोगन के साथ जो है इसको ग्रीच किया गया। ऑल पार्टीज़ इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन। सभी पार्टीज़ ने इस डेमोन्स्ट्रेशन में, ये जो जुलूस निकला इसके ख़िलाफ़, उसमें पार्टिसिपेट किया। इन एन एफर्ट टू विन दैम ओवर द वाइसरॉय लॉर्ड इरविन अनाउंस्ड इन अक्टूबर 1929। अब उस टाइम के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने अनाउंस किया, उन्होंने कहा कि इतना तुम प्रोटेस्ट मत करो, ऐसे मत करो, और हम एक कॉन्फ्रेंस रखते हैं। और कॉन्फ्रेंस उन्होंने अनाउंस की कब? अक्टूबर 29 में। अ वेग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेट फॉर इंडिया एंड इन एन अनस्पेसिफाइड फीचर। तो उन्हें लगा कि इनको शांत कैसे करें, तो उन्होंने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रख दी। तो उन्होंने कहा कि एंड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, कि आपका आगे वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन होने वाला है वो हम इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिस्कस करते हैं। तो आप जो है लीडर्स कुछ एक कांग्रेस के उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लो। बट हुआ क्या? दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर्स। द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस लेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकम मोर असर्टिव। कांग्रेस ने बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का और मना कर दिया इसमें पार्टिसिपेट करने से। The liberals and moderates who were proposing a constitutional system with the framework of British domain gradually lost their influence. अब जो है लिबरल्स और मॉडरेट्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी और उन्होंने ब्रिटिश डोमिनियन के अंडर ये जो भी हो रहा था इसको बिल्कुल डिनाई कर दिया। अब जो है कहीं ना कहीं वो नेता जो वाकई में इंडिया को आज़ाद करवाना चाहते थे और किसी भी तरह से करवाना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं फेडअप हो गए थे इन सब चीज़ों से कि क्या हो रहा है, हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कह रहे ब्रिटिशर्स को। तो आगे क्या हुआ? इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसीज ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। तो दिसंबर 1929 में क्या हुआ कि पूर्ण स्वराज का नारा दिया किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। लाहौर कांग्रेस का एक सेशन हुआ उसमें। It was declared that 26th January 1930 would be celebrated as Independence Day। और उसमें जो है जवाहरलाल नेहरू ने डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1930 का दिन जो है वो हम सेलिब्रेट करेंगे एज इंडिपेंडेंस डे। बट अब हम उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे के रूप में। 26 जनवरी आज हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, लेकिन उस टाइम ये डिसाइड हुआ था कि 26 जनवरी जो है वो हम पूर्ण स्वराज यानी इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाएंगे। व्हेन पीपल वर टू टेक अ प्लेज टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और इसमें इस दिन जो है हमें लोगों को कसम दिलवानी होगी, हमें शपथ दिलवानी होगी उन्हें कि वो जो है पूर्ण स्वराज लेकर रहेंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेकर रहेंगे। बट द सेलिब्रेशंस अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन। बट ये पूर्ण स्वराज का जो नारा दिया इन्होंने, शपथ दिलवाने की बात कही, इसमें ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब उनको ये बात बिल्कुल गवारा नहीं थी, महात्मा गांधी को और जवाहरलाल नेहरू को, कि इतना बड़ा हमने मोमेंट रखा, इतना बड़ी बात हमने रखी फुल इंडिपेंडेंस की, और लोगों ने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। तो क्या किया उन्होंने? सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड अ वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कंक्रीट इशू ऑफ एवरीडे लाइफ। अब महात्मा गांधी ने सोचा कुछ और नया लाते हैं जिससे कि लोग जो है ज़्यादा सीरियस हों टुवार्ड्स द फ्रीडम, कि उनको और ललक लगे फ्रीडम को पाने की। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे द साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। थैंक यू वेरी मच।